पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां बड़ी तैयारी में हैं। बड़े बड़े ऐलान भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज तारीख है 22 अक्टूबर। अब महज कुछ ही दिन बचे हैं प्रचार के लिए और वोटिंग भी होनी है और 14 नवंबर को नतीजे भी आने हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। क्या खबरें सामने आ रही, कई घोषणाएं भी हो रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। 30-30 हजार जीविका दीदियों को देंगे, साथ ही साथ संविदा कर्मियों को स्थायी कर देंगे। नहीं, देखिए अभिषेक जी, आपने ठीक कहा कि अभी से थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जीविका दीदियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन जीविका दीदियों के लिए जो नीतीश कुमार की वोटर मानी जाती है, 30,000 रुपए प्रति माह। तो चलिए देखिए, तेजस्वी यादव के ऐलान से जीविका दीदी कितने महागठबंधन के पक्ष में होते हैं, यह देखने की बात होगी। वैसे हम यह कह रहे हैं कि महागठबंधन आज भी 22 अक्टूबर को बिहार में दिख नहीं रहा है। जब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो तेजस्वी यादव कर रहे थे, महागठबंधन नहीं कर रहा था। इस बात को समझिएगा। और देखिए, मुझे यह लगता है और मैं पक्के विश्वास और अनुभव के साथ कहता हूं कि बिहार के चुनाव में महागठबंधन की लूटिया महागठबंधन के नेताओं ने ही डुबोई है और इसके कसूरवार सीधे तौर पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी हैं। इन दोनों की बाबागिरी ने बिहार के चुनाव को एक तरफा बना दिया है। देखिए, सितंबर महीने को याद कीजिए अभिषेक जी। सितंबर महीने के अंत तक ऐसा लग रहा था कि बिहार में कांटे की लड़ाई है, बिहार में बराबरी की लड़ाई है। और जब अमित शाह ने आना प्रारंभ किया, सबसे पहले शाहबाद पहुंचे थे, तो उन्होंने 190 का टारगेट रखा था। इसके पहले बिहार में क्या नारा लग रहा था? एनडीए वाले नारा लगा रहे थे 2025 में 225। तो अमित शाह ने टारगेट कम किया था, 225 को 190 कर दिया था। फिर जब वो पूर्णिया गए तो उन्होंने 160 कर दिया। तो देखिए, उन्हें जमीनी हकीकत का पता था कि जमीन पर लड़ाई है। लेकिन महागठबंधन में ऐसे और इस तरीके से तलवारें निकली कि सब कुछ खत्म हो गया। और अब एनडीए कह रही है, एनडीए मान रहा है, और जो बिहार के चुनाव को देख रहे हैं बिहार के लोग और बिहार से बाहर के लोग जो बिहार आए हुए हैं, वह मान रहे हैं कि अब एनडीए बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है। एनडीए बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है। तो देखिए कैसे डूबा और क्यों डूबा, इस बात को समझना आवश्यक है। आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन नहीं था। अब आपको जनता के बीच जाना था और आज 22 अक्टूबर को भी आप नहीं गए। उम्मीदवारों का ऐलान हुए भी दिन हो गया है। दिवाली के दिन ही आपने टिकट बाजार को बंद कर दिया था। लड़ाई जारी है, चाहे मुकेश सहनी से लड़ाई की बात हो, चाहे कांग्रेस से लड़ाई की बात हो। अब देखिए, खबर आ रही है और हमें यह समझना होगा कि जो बचे खुचे दिन हैं उसमें क्या महागठबंधन फिर से लड़ाई में दिख सकता है, लड़ाई में आ सकता है। तो देखिए, आपने भी एक बात सुनी होगी, बूस्टर डोज। हाँ, देखिए, जब कोरोना वायरस आया था तो जो वैक्सीन बनाई गई थी तो 2 वैक्सीन पहले लगी और तीसरा बूस्टर, ठीक है ना। कि अब देखिए, कहने के लिए लोग कहते हैं कि बूस्टर डोज के बाद और ज्यादा जटिलताएं बढ़ गई, लेकिन एक बूस्टर डोज की आवश्यकता है। लेकिन यह बूस्टर डोज मिलेगा क्या? क्योंकि कल शाम से खबर आ रही है कि 23 अक्टूबर को, मतलब कल के दिन, पटना के मौर्य होटल में दिन के 11 बजे महागठबंधन की बैठक होगी, महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ऐलान कर दिया जाएगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कौन आ रहे हैं? राहुल गांधी की खबर नहीं है, खबर है अशोक गहलोत आ रहे हैं। अशोक गहलोत क्या है? कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन कांग्रेस के मालिक नहीं है। देखिए, अब यदि हम आरजेडी की बात करें तो चाहे संजय यादव हो, चाहे दूसरे नेता हो, वे आरजेडी के मालिक नहीं है। आरजेडी के मालिक कौन है? आरजेडी के मालिक है लालू यादव और तेजस्वी यादव। तो मैं कह रहा था बूस्टर डोज कि यदि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसके पहले आज रात को जितने इफ वर्ड्स हैं, जितने डॉट्स हैं, उनका निराकरण आपको करना होगा। और बूस्टर डोज किस बात से मिल सकता है? क्या कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए? यदि ये कर दिया जाए, लेकिन अशोक गहलोत
न कहें राहुल गांधी कहें। यदि अशोक गहलोत यहां ऐलान कर रहे हैं तो उसे हैंडल एक्स पर तुरंत इंडोर्स करें राहुल गांधी, तब यह बात मानी जाएगी कि महागठबंधन को मुख्यमंत्री का चेहरा मिल गया है, जिस बात को लेकर इतने दिनों से जिद चल रही थी। लेकिन सिर्फ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित करने से काम नहीं चलेगा। देखिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित करने से राजद का मनोबल ऊंचा हो सकता है। वह यह दावा कर सकते हैं कि आखिरकार कांग्रेस को हमने हरा ही दिया। लेकिन तेजस्वी यादव को यदि आप सिर्फ मुख्यमंत्री घोषित करेंगे तो जो माई समीकरण का वोट है, देखिए मुसलमान, उन्हें तो बीजेपी को हराने के लिए वोट देना है। और इस बार ध्यान रखिएगा, 18 सीटें 2020 की तरह महागठबंधन में राजद ने फिर से दिया है, लेकिन मुसलमान उम्मीदवार अधिक जनसुराज ने उतारे हैं। अब जनसुराज जमीन पर क्या करेगा, उनके मुसलमान उम्मीदवारों की क्या स्थिति होगी, अभी हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री घोषित होने से सबसे ज्यादा उल्लासित होंगे यादव, लेकिन उत्तेजित न हो जाए, इस बात का ध्यान रखना होगा। पर इसके साथ ही यदि आपने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित न किया तो बात बनेगी नहीं। वैसे ही मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं। हाँ, देखिए मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं और इतना तय मानिए कि जब तक डॉट्स खत्म नहीं होंगे तब तक मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने नहीं जाएंगे। यह बात कही जा चुकी है। और यदि मुकेश सहनी नहीं गए तो मुकेश सहनी महागठबंधन में नहीं है, यह बात मान ली जाएगी, क्योंकि मुकेश सहनी के साथ छल हुआ है। खैर, उस पर आते हैं। अब चलिए, यदि तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री घोषित हो गए, मुकेश सहनी भी घोषित हो गए, तो कांग्रेस क्या घंटी बजाएगी? नहीं। देखिए, राजेश राम के अध्यक्ष बनने के बाद जो राम वोट दलितों में कांग्रेस के पक्ष में या महागठबंधन के पक्ष में जमा होता दिखा, उसे क्या करेंगे आप? तो आपको एक दलित को, राजेश राम को, कांग्रेस को एक डिप्टी सीएम का पोस्ट देना होगा। तो चलिए, तेजस्वी यादव हो गए, मुकेश सहनी हो गए, राजेश राम हो गए। आसान नहीं है। मुसलमान सबसे बड़ा वोट बैंक। हाँ, मुसलमान। तो क्या 3 डिप्टी सीएम होंगे, 1 सीएम होंगे? चलिए, यह भी हो गया बूस्टर डोज के लिए। वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। तो यह भी आपने कर दिया। लेकिन इसके पहले जो हम कह रहे हैं, आज की रात सारे डॉट्स और जितने इफवर्ट्स हैं मुकेश सहनी के उम्मीदवारों के खिलाफ, कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार दिए गए हैं। चाहे राजद ने दिए हैं, चाहे सीपीआई ने दिए हैं, चाहे अन्य पार्टियों ने दिए हैं। तो तेजस्वी यादव क्या यह बड़ा फैसला कर पाएंगे कि जहां उन्होंने जबरिया उम्मीदवार उतार दिए, वहां वह अपने उम्मीदवार के पक्ष में जाकर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे? क्या इतनी हिम्मत दिखाएंगे कि कहलगांव में जाकर प्रवीण सिंह कुशवाहा कांग्रेस का प्रचार करेंगे? क्या इतनी हिम्मत दिखाएंगे कि बारसलीगंज में जाकर अशोक महतो का नहीं, मंटन सिंह का प्रचार करेंगे? क्या इतनी हिम्मत दिखाएंगे कि वैशाली में इंजीनियर संजीव सिंह का प्रचार करेंगे, न कि अजय कुशवाहा का करेंगे? इतनी हिम्मत दिखाएंगे कि गौराबुराम में लालू यादव के पत्र के बाद भी बने रह गए राजद उम्मीदवार का प्रचार न करके संतोष सहनी, मुकेश सहनी के भाई का प्रचार करेंगे? बाबू बरही में अपने कुशवाहा उम्मीदवार का प्रचार न करके वीआईपी उम्मीदवार बिंदु गुलाब यादव का प्रचार करेंगे? तो यह फैसला आपको करना होगा। और यदि यह फैसला करेंगे तो फिर कितनी परिस्थितियां क्या होगी, क्या नहीं होगी। तो महागठबंधन की लड़ाई। और देखिए क्या हुआ, हमने कहा बाबागिरी हुई ना। जब महागठबंधन में मुकेश सहनी आए, जब महागठबंधन में इंजीनियर आईपी गुप्ता, महागठबंधन में जेएमएम को लाने की बात हुई, महागठबंधन में आरएलजेपी को लाने की बात हुई, तो सीटें कहां से निकाली जानी थी? सीटें निकलनी थी आरजेडी के खाते से। आरजेडी 144 पर लड़ा था 2020 में, और कांग्रेस पार्टी 70 पर लड़ी थी। तो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि कांग्रेस अपनी सीटें कम कर दे, और कांग्रेस कह रही थी कि राजद अपनी सीटें कम कर दे। तो देखिए, कांग्रेस की सीटें तो आपने कम करा ली, 9 सीटें। हाँ, 9 सीटें कम करा ली, ठीक है ना। लेकिन आपने क्या किया? 1 सीट। मतलब सुई की नोक से भी कम सीटें आपने कम की। तो आपने तो छल कर लिया,
आपने तो बाबागिरी कर ली। और जब आप 144 से 143 पर आए और 15 सीटें मुकेश सहनी को देने की बात हुई, चलिए जेएमएम को बाहर का रास्ता दिखा दिया, आरएलजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जो आना चाहते थे, तो कहां से सीटें आती हैं? तो कांग्रेस तो कह रही कि जो सीटें, और देखिए आपने वह दिल्ली दौरा भी देखा होगा, जब दिल्ली गए थे तेजस्वी यादव राउज एवेन्यू कोर्ट में हाजिर होने आईआरसीटीसी मामले में, तो दिल्ली की कहानियां भी आपको पता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में मुलाकात नहीं हुई थी। देखिए मैं कल रात को बात कर रहा था दिल्ली के पत्रकारों से। पत्रकारिता आप करते हैं, आपको पता है कि पत्रकारिता में रिपोर्टर्स की गमला पोस्टिंग होती है। गमला पोस्टिंग होती है, ठीक है ना। गमला पोस्टिंग क्या होती है इस बात को भी समझिए। जब ये होता है कि कोई नेता, कोई व्यक्ति किसी स्थान से निकलेगा लेकिन समय तय नहीं है, तो उस बीट के रिपोर्टर की पोस्टिंग वहां गमला पोस्टिंग कही जाती है। तो लालू यादव, तेजस्वी यादव दिल्ली में मीसा भारती के बंगले पर पंडारा रोड में खान मार्केट के पास, ठीक है, तो वहां पत्रकारों की गमला पोस्टिंग लग गई। और देखिए लालू यादव जब कोर्ट जाते हैं, जब एयरपोर्ट पर दिखते हैं, तो वो व्हील चेयर पर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन पटना में भी वह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं सुरक्षा कर्मियों के साथ। और जब दिल्ली भी गए थे तो मीसा भारती के बंगले के बाहर वह सुबह गार्ड्स के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, ठीक है ना, लेकिन आपको दिखेंगे व्हील चेयर पर। तो दिल्ली में पत्रकारों की जो बीट रिपोर्टर्स थे उनकी गमला पोस्टिंग लग गई। और जो गमला पोस्टिंग वाले रिपोर्टर होते हैं वह, उनके साथ कैमरामैन इस बात की जानकारी रखते हैं कि जिन्हें उन्हें कवर करना है वे किस गाड़ी से चल सकते हैं, कौन सी गाड़ी से आएंगे जाएंगे। और जो मुहाना होता है जहां से घर जाने का रास्ता होता है, वहीं से घेराबंदी होती है। आपस में बीट रिपोर्टर्स कई पहुंच गए होते हैं, वो तय कर लेते हैं एक यहां रहेगा दूसरा यहां रहेगा। ऐसा नहीं कि गाड़ी निकले तो वो तेजी से निकल जाए। तो तेजस्वी यादव दिल्ली में वॉल्वो गाड़ी पर चलते हैं, करीब 1.5 रुपए की गाड़ी आती है, ठीक है ना। तो गमला पोस्टिंग लग गई। ये लोग राउज एवेन्यू कोर्ट गए, वापस आए, ठीक है, वापस आए। लालू यादव को लोगों ने रोकने की कोशिश की, वो घर के भीतर चले गए। फिर तेजस्वी यादव भी चले गए। फिर पत्रकारों के लिए सारे लोग बंद गेट में वहां कैमरा लगाए हुए थे, इंतजार कर रहे थे कब गाड़ी निकलेगी। फिर गाड़ी निकली तेजस्वी यादव की। तो अब तेजस्वी यादव की गाड़ी निकली तो यह हल्ला हो गया कि राहुल गांधी क्या जा रहे हैं। तो जो गमला पोस्टिंग वाले रिपोर्टर्स थे, जो राहुल गांधी के बंगले पर कवर कर रहे थे, गमला पोस्टिंग में लगे थे, उन्हें खबर किया तो मालूम हुआ कि ये तो वहां गए ही नहीं। राहुल गांधी की बीट को कवर करने वाले गमला पोस्टिंग वाले ने यह सूचना दी कि कृष्णा अलावरू, राजेश राम और शकील अहमद खान वहां से निकले हैं। इधर से तेजस्वी यादव निकले तो माना यह गया कि चलो ये सब मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जाएंगे, वहीं राहुल गांधी भी आ जाएंगे, वहीं तेजस्वी यादव भी पहुंच जाएंगे। तो अब गमला पोस्टिंग हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। और जब तेजस्वी यादव निकले तो फिर तेजस्वी यादव का पीछा नहीं किया जा सका। लेकिन जो राहुल गांधी के बंगले पर गमला पोस्टिंग वाले रिपोर्टर थे, उन्होंने कृष्णा अलावरू, राजेश राम और शकील अहमद खान की गाड़ी का पीछा शुरू कर दिया था। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि ये तो जा ही नहीं रहे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, ये तो दूसरा रास्ता है। तो अब हुआ कि ये कहां जा रहे हैं, तो चलो जहां जा रहे हैं वहां पीछा कर लेते हैं। तो ये लोग पहुंच गए, एक छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सांसद हैं फूलो राम, हाँ कुछ ऐसा ही नाम है, ठीक है ना, उन फूलो नेताम ऐसा है कुछ नाम है, उनके घर पर गाड़ियां घुस गई। अब गाड़ियां घुस गई, वहां गमला पोस्टिंग नहीं थी क्योंकि किसी को इस बात की खबर ही नहीं थी। तो वहां कृष्णा अलावरू गए, राजेश राम गए और शकील अहमद खान गए। यह तो दिख गए, लेकिन इस बात की जानकारी कहीं से नहीं लग रही थी कि यहां तेजस्वी यादव भी होंगे, क्योंकि कोई उम्मीद ही नहीं थी, कोई मतलब संबंध भी नहीं था उस सांसद से। तो फिर क्या हुआ, केसी वेणुगोपाल पहुंच गए। केसी वेणुगोपाल बहुत कद्दावर, गेट खुला और गेट बंद हो गया, ठीक है। गमला पोस्टिंग वहां भी पत्रकारों की लग गई।
तो अब सवाल यह पैदा हुआ कि कांग्रेस के नेता तो हैं, लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव है कि नहीं है, और तेजस्वी यादव कहां निकल कर चले गए थे किसी को पता नहीं चल रहा था। तो अब जो सांसद हैं वो छत्तीसगढ़ की, जिनके बंगले पर ये सब जमा थे, अब ये रिपोर्टर्स जो हैं, जो दरवाजे के बीच में एक छेद होता है छोटा सा, वहां बिल्कुल कैमरा लगाए हुए, कैमरा से जूम कर गाड़ियां देख रहे हैं कि वो वॉल्वो तो नहीं है, ठीक है ना। फिर सिक्योरिटी गार्ड से पूछा गया कि क्या वहां तेजस्वी यादव है? हाँ, तो उसने कहा मैं तेजस्वी यादव को पहचानता नहीं हूँ। हाँ, फिर उसे तस्वीर दिखाई गमला पोस्टिंग वाले रिपोर्टर्स ने, तो उसने चुप्पी साध ली, कुछ नहीं कहा। इस बीच जो है डिलीवरी बॉय आया फूड पैकेट्स लेकर के, ठीक है ना, वो भीतर गया, उससे जानकारी लेने की कोशिश की गई, उससे भी जानकारी नहीं मिली। हाँ? फिर किसी एक पत्रकार ने, किसी एक चैनल के रिपोर्टर ने अपने कैमरामैन को कहा कि थोड़ा ऊपर हो, कैमरे का मुंह करो और कैमरे को बिल्कुल जूम करो, जहां तक दिखाई पड़ रही है। तो जहां तक देखने की कोशिश में वो वॉल्वो गाड़ी दिखाई पड़ गई। हाँ, मतलब तेजस्वी यादव सबसे पहले पहुंचे हुए थे। तो वहां करीब डेढ़ घंटे बातचीत हुई थी और बात नहीं बनी थी। इसके बाद तेजस्वी यादव पटना लौटे थे, मुकेश सहनी साथ ही फ्लाइट में आए थे, लेकिन मुकेश सहनी से भी बात नहीं बनी थी। हाँ, तो अब देखिए यह बूस्टर डोज, और कल तारीख हो जाएगी 23। फिर तो कल तो ये हेलीकॉप्टर में उड़ेंगे नहीं, परसों 24, 25 से नहाई खा, 25, 26, 27, 28। तो आप स्थितियों और परिस्थितियों को समझिए। 243 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव है, 143 में आरजेडी के उम्मीदवार हैं, दिन इतने कम बचे हैं। सभी सीटों पर क्या प्रचार कर नहीं ना, राजद की ही सभी सीटों पर तेजस्वी यादव नहीं जा पाएंगे। और कल से इस बात को यदि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो भी जाती है और तेजस्वी यादव अपने ही उम्मीदवारों, देखिए अब तेजस्वी यादव ने कई जगहों पर क्यों उम्मीदवार उतार दिया राजद के। देखिए बारसलीगंज में अनीता महतो, अशोक महतो की पत्नी, जो अशोक महतो भूरा बाल साफ करने की बात कर रहे हैं, उन्हें उम्मीदवार क्यों बनाया? तेजस्वी यादव को लगा कि वहां बीजेपी से भी अखिलेश सरदार की पत्नी अरुणा देवी, कांग्रेस से भी मंटन सिंह, दोनों भूमियार, तो इन दोनों भूमियार की लड़ाई में अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो चुनाव जीत सकती है। तो वहां इन्होंने लड़ा दिया। अब देखिए कहलगांव में क्यों लड़ा दिया? कहलगांव में सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश जेडीयू के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार, और कांग्रेस के उम्मीदवार परवीन सिंह कुशवाहा। तो तेजस्वी यादव को लगा कि भाई ये लव कुश की लड़ाई में हमारा रजनीश, जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं संजय यादव, उनके बेटे, यह चुनाव जीत सकता है। हाँ? तो यह स्थिति। फिर आपने देखिए क्या समझा वैशाली में, कि वैशाली में जो जेडीयू के जीते हुए सिद्धार्थ पटेल और कांग्रेस के इंजीनियर संजीव सिंह, डीके शिव कुमार के आदमी है, पहला सिंबल उन्हें ही मिला था। तो जीते हुए कुर्मी और लड़ने वाले कांग्रेस की भूमियार, तो ये आपस में लड़ेंगे और कुशवाहा, यादव और मुसलमान मिलकर हमारा उम्मीदवार जिता देंगे। हाँ, हमारा उम्मीदवार जिता देंगे। तो कांग्रेस को इस तरीके से, देखिए कांग्रेस के साथ छल, अब कांग्रेस ने भी छल किया और राजद ने भी छल किया। परिणाम ये हुआ कि कहीं सहमति, कहीं सर्वानुमति। देखिए आप देख ही रहे हैं कि टिकटों के बंटवारे में, कांग्रेस के टिकटों के बंटवारे में कृष्णा अलाबरू, शकील अहमद खान, राजेश राम की भूमिका कम रही, पप्पू यादव की चलिए। और जब कल मुकेश सहनी आते हैं, नहीं आते हैं, तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान हो जाता है, इसके बाद पप्पू यादव एक अलग रूप में आ जाएंगे। अभी तो आज भी कह दिया कि घोषित नहीं होना चाहिए। अभी तो कांग्रेस के हेलीकॉप्टर का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल पप्पू यादव कर रहे हैं। हाँ? क्योंकि हमने कल ही आपको बताया था कि अखिलेश प्रसाद सिंह पटना में नहीं, राजेश राम चुनाव लड़ने को चले गए अपने विधानसभा क्षेत्र कुटुंबा, शकील अहमद खान चुनाव लड़ने चले गए कदमा, प्रभारी भी यहाँ नहीं थे, और सब आए, अच्छा कृष्णा अलाबरू आ गए हैं। और देखिए तो ऐसी स्थिति में, और बीजेपी मतलब संपूर्ण एनडीए, आप देख रहे हैं कि आज भी नीतीश कुमार, कल भले ही उनका टावर छोड़ते रहा, पकड़ते रहा शब्दों का टावर, आज फिर भी वह निकल रहे हैं। गोपालगंज में उनकी कई सभाएं आयोजित, गोपालगंज और सिवान में,
हमने देखा कटैया में है, कहीं सीवान में, बड़हरिया में है, तो बड़ी चुनौती है। और मतलब लगातार महागठबंधन अपने कारणों से इस चुनाव में पीछे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो महागठबंधन पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव क्या सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, देखने वाली बात है। आरजेडी के सभी प्रत्याशियों को लेकर भी उनकी सीटों पर क्या प्रचार कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन महागठबंधन पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और एनडीए ने लगातार बढ़त बना ली है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।